नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ और एक राहत भरी खबर के साथ भी। आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की मियाद 7 अक्टूबर तक अब बढ़ा दी है। आप सभी को बता दें कि ये जो मियाद थी ये आज खत्म हो रही थी। नोट बदलने की मियाद आज खत्म होने के बाद अब 8 अक्टूबर से बैंक ना तो 2000 के नोट बदलेंगे और ना ही जमा करेंगे और इसके बाद आरबीआई के 19 ऑफिसेज में 2000 के नोट जो है वो बदले जा सकेंगे। आपको बता दें कि आरबीआई के ऑफिस में भी एक बार में सिर्फ 20,000 के नोट ही बदले जा सकेंगे और आरबीआई को अभी तक 96% 2000 के नोट वापस मिल चुके हैं। लेकिन आज जो मियाद खत्म हो रही थी वो बढ़ा दी गई है। 7 अक्टूबर तक इसको जो है वो बढ़ा दिया गया है, जहां पर आप बैंकों में जाकर वो नोट जमा सकते थे और बदल भी सकते थे। लेकिन 8 अक्टूबर से बैंक ना तो 2000 के नोट बदलेंगे और ना ही आप वहां पर ये नोट जमा कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप ये मियाद को भी चूक देते हैं, चूक हो जाती है आपसे, आप नहीं जमा कर पाते, आप नहीं बदलवा पाते, तो आप जो है 19 ऑफिसेज में आप जो है ये नोट बदल सकते हैं जो आरबीआई की ऑफिसेज हैं। और अब तक जितने नोट आरबीआई को मिले हैं, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 96% 2000 के नोट जो है वो वापस मिल चुके हैं। और दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। वेदांता ने बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान अब कर दिया है। कंपनी अपने कारोबार को 6 कंपनियों में बांटेगी। साथ ही हिंदुस्तान जिंक का भी डीमर्जर होगा। तमाम खबरों की डिटेल्स सहयोगी सौमित सरकार दे रहे हैं। सौमित, वेदांता ग्रुप ने बड़े डीमर्जर का ऐलान कर दिया है। इस डीमर्जर को लेकर चरणबद्ध तरीके से क्या क्या कार्रवाई होने वाली है, कुछ बताएं। वेदांता ग्रुप में 2 बड़ी डीमर्जर के अनाउंसमेंट है। सबसे पहला आया था हिंदुस्तान जिंक में, जहां पे उन्होंने कहा कि वो 3 डिफरेंट यूनिट्स बनाना चाहते हैं कंपनी के। पहला यूनिट रहेगा जिंक और लेड बिजनेस का, दूसरा रहेगा सिल्वर बिजनेस का और तीसरा रहेगा रिसाइकलिंग बिजनेसेस का। अब इन तीनों बिजनेसेस में जिंक और सिल्वर सबसे बड़ा बिजनेस है कंपनी के लिए, बट एनालिस्ट ने कभी भी कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन नहीं किया है ईच ऑफ द बिजनेसेस को। दूसरा अनाउंसमेंट आया था वेदांता की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल वेदांता है उसको 6 डिफरेंट एंटिटीज में स्प्लिट किया जाएगा। तो जो ओरिजिनल वेदांता है उसमें हिंदुस्तान जिंक का स्टेक रहेगा, सेमीकंडक्टर बिजनेस रहेगा, डिस्प्ले रहेगा और वेदांता स्टेनलेस का बिजनेस होगा। वेदांता एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम बिजनेस रहेगा और 51% स्टेक जो बैल्को में कंपनी ओन करती है वो भी रहेगी। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे केन इंडिया का बिजनेस आ जाता है। वेदांता बेस मेटल में कॉपर और जिंक इंटरनेशनल का बिजनेस आएगा और वेदांता स्टील में अगर हम देखें तो वहाँ पे आयरन ओर और स्टील के बिजनेस आएंगे। और आखिर में वेदांता पावर में जो है उसमें पावर यूनिट्स को कंपनी होस्ट करेगी। अब जो डीमर्जर रेशियो कंपनी रखा है वो काफ़ी सिंपल रखा है। फॉर एवरी 1 शेयर जो वेदांता में ओन करते हैं शेयर होल्डर्स, उनको एक नए शेयर मिलेंगे ईच ऑफ दिस न्यू लिस्टेड एंटिटीज़ में। अब अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी को सेबी से, बीएससी, एनएससी से और एनसीएलटी से अप्रूवल्स लगेंगे इस डीमर्जर के लिए और लिस्टिंग के लिए। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये सारा प्रोसेस जो है फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में कंप्लीट होगा। अब वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो जो वेदांता ओरिजिनल वेदांता है जिसमें हिंदुस्तान जिंक का स्टेक रहेगा उसका वैल्यू करीब 84,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की अगर हम वैल्यू देखें करंट मार्केट प्राइस में तो वो उतने के लगभग पड़ जाता है। वेदांता एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एनालिस्ट इस बिजनेस को करीब 46,200 करोड़ का वैल्यूएशन दे रही है। वेदांता ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो इस बिजनेस को करीब 31,500 करोड़ का वैल्यूएशन दिया जा रहा है। वेदांता स्टील की अगर हम बात करें तो उसको 12,600 करोड़ का वैल्यूएशन दिया जा रहा है। वेदांता बेस मेटल की अगर हम बात करें तो उसको करीब 8,900 करोड़ का वैल्यूएशन एनालिस्ट अब के टाइम पे दे रहे हैं। और आखिर में वेदांता पावर की अगर हम बात करें बिजनेस को करीब 4,900 करोड़ का वैल्यूएशन दिया जा रहा है। बट यहाँ पे की क्वेश्चन यही रहेगा कि जो कंपनी का टोटल नेट डेट है जो कि करीब 59,200 करोड़ के आसपास है, उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा इन कंपनीज में। और एनालिस्ट का फोकस शायद इसी बात पर रहेगा कि इस नेट डेट को कैसे डिवाइड किया जा रहा है और आगे चल के क्या कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है और क्या बिजनेस प्लान्स है ईच ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए, ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के एनालिस्ट कॉल से। शुक्रिया सौमित पूरे मामले को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्रूड में कीमतों में तेजी के बीच सरकार ने विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन डीजल और एटीएफ पर टैक्स में कटौती की है। किस तरह से ये फैसला जो है वो लागू होगा, प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। प्रकाश, विंडफॉल टैक्स में सरकार ने बदलाव किया है, खबर की डिटेल्स दें। देखिए, अगले पखवाड़े के लिए वित्त मंत्रालय ने विंडफॉल गेन टैक्सेस की समीक्षा की है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए गए हैं।
नोटिफिकेशन के हिसाब से जो डोमेस्टिक क्रूड है उसके ऊपर विंडफॉल गेन टैक्सेस को 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, जो कि अगले 15 दिनों तक जो नई कीमतें हैं वो प्रभाव में रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप एटीएफ और डीजल एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर वो कंपनियां जो कि ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए की राहत की बात यह है कि इसमें कुछ कटौती की गई है। डीजल पर विंडफॉल गेन टैक्सेस को 5.5 रुपये प्रति लीटर से कम करके 5 रुपये प्रति लीटर, और एटीएफ पर जो विंडफॉल गेन टैक्सेस है उसको 3.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ पेट्रोल एक्सपोर्ट अभी भी विंडफॉल गेन टैक्सेस के एम्बिट से बाहर है, जो कि उन कंपनीज के लिए राहत की बात है। नई दरें आज से लागू है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि क्रूड की कीमतें अभी भी $90 पर बैरल से ऊपर है और इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विंटर सीजन में क्रूड की डिमांड में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में ओपेक प्लस देशों ने यह फैसला किया है कि वो फर्दर प्रोडक्शन कट कर सकते हैं, और अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच होगी तो जाहिर तौर पे क्रूड की कीमतों में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में भारत जैसी जो इकोनॉमी है जहां पर जो क्रूड की जो रिक्वायरमेंट है 80% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट के जरिए इसको मीट किया जा रहा है, ऐसे में इन इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है, और उसको ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी बनी रहे, सरकार विंडफॉल गेन टैक्सेस में भी बढ़ोतरी कर सकती है। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारियां देने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। घाटे की वजह से बंद पड़ी जेट एयरवेज को फिर से उड़ान भरने की अब तैयारी हो रही है। जलान कालरॉ कंसोर्शियम ने 350 करोड़ का पेमेंट कर दिया है, साथ ही रिवाइवल के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त निवेश भी किया है। क्या है रिवाइवल प्लान, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी दे रहे हैं। जेट एयरवेज के रिवाइवल का प्लान अब कुछ और साफ होता दिख रहा है। जलान कालरॉ कंसोर्टियम ने अराउंड 100 करोड़ रुपए आज इन्वेस्ट किए हैं जेट एयरवेज में। इसके साथ 350 करोड़ रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है एयरलाइन में, जो कोर्ट के अप्रूव्ड डेट रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत था। जेट एयरवेज ने भी कहा कि अगले हफ्तों में वो अपनी एयरलाइन कैसे और कब शेड्यूल रिवाइव करेगी उसके बारे में बताएगी। इसी के साथ जेट एयरवेज का प्लान है कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में अपनी उड़ानें फिर से शुरू करने वाली है। हम जानते हैं 2019 में जेट एयरवेज बंद हो गई थी, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड था, उसके बावजूद वो सर्वाइव नहीं कर पाई। तब से इन्वेस्टर्स के आने के कयास लगाए जा रहे हैं और इन्वेस्टर अब 350 करोड़ रुपए पूरा इन्वेस्ट कर चुके हैं। पूरा का पूरा भारत का एविएशन सेक्टर अभी टर्बुलेंस के दौर से गुजर रहा है। हम जानते हैं गो फर्स्ट अभी तक रिवाइव नहीं हो पाई है, स्पाइस जेट में दिक्कतें हैं, अकासा की पायलट्स के साथ दिक्कतें हैं, और एयर इंडिया अभी भी नए ओनरशिप के अंडर कैसे वापस आएगी इसके तरीके तलाश रही है। ऐसे में एक नई एयरलाइन का आना जाहिर सी बात है एविएशन सेक्टर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उससे पूरे एयरफेयर पर भी असर पड़ता है। बात करते हैं ऑटो बिक्री आंकड़ों की, और सितंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। त्योहारों के कारण ऑटो बिक्री के जो आंकड़े हैं वो अच्छे रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं, क्या है अनुमान, हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा पूरा ब्यौरा दे रही है। मुंबई और देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट था, और इस बीच जो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं उनको भी सपोर्ट मिलते हुए नजर आया है, क्योंकि अब से जो महीने स्टार्ट होंगे वो पूरी फेस्टिव चेयर और फेस्टिव बिक्री को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और इस बार अगर हम देखें तो गणेश चतुर्थी में भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि पूरे फेस्टिव सीजन में से 8 से 10% की बिक्री अगर फेस्टिव सीजन की काउंट होती है तो वो इस फेस्टिवल से होती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए टू व्हीलर सपोर्ट में, टू व्हीलर सेल्स में भी एक अच्छा एक्शन हमने देखा है। साथ ही पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो कि जो स्मॉल कार्स हैं उनमें डिस्काउंट बढ़ा है, जिससे सेल्स थोड़ी सी सपोर्ट जरूर मिला है। पर साथ ही साथ अगर इन्वेंट्री लेवल की बात करें तो वो भी कम हुई है, और साथ ही वेटिंग पीरियड कम हुआ है। ये कस्टमर्स के लिए एक बड़ी राहत है। टू व्हीलर सेगमेंट में जो है जो इन्वेंट्रीज है वो कम हुई है। साथ ही डिमांड जो है रॉयल एनफील्ड या फिर नए लॉन्चेस के लिए काफी अच्छी है, इंक्वायरीज काफी अच्छी आई हैं। और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इन्वेंट्रीज थोड़ी बड़ी जरूर है, क्योंकि आने वाले महीने में ऐसा लग रहा है कि कीमतें बढ़ाई जाएंगी। ट्रैक्टर बिक्री में हम अगर बात करें तो साल दर साल थोड़ी गिरावट जरूर आएगी, एक हाई बेस के चलते। पर इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि कई सारे इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसको लेकर अनाउंसमेंट्स पहले से हो गई है कि किसानों को किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, जिसके चलते ट्रैक्टर बिक्री इस महीने अच्छी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल
ओवरऑल सभी नंबर्स की अगर हम बात करें तो अच्छे ही रहेंगे। अगर अब कुछ आंकड़ों पे नजर डालें तो ऑटो सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे ज्यादा मंथ ऑन मंथ बिक्री अगर हम देखें तो वो परसेंटेज टर्म्स में टाटा मोटर्स की रहेगी। 48,172 यूनिट्स पे हम अनुमान लगा रहे हैं। वहीं मारुति की बात करें तो 1.9 लाख के आसपास ये आंकड़ा रहेगा, जहां पे जो उनकी एसयूवीज की बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आई है। शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड से सबसे अच्छे की उम्मीद है। 18% का महीने दर महीने हम जंप उम्मीद कर रहे हैं। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट में 7 से 9% की ग्रोथ की हमारी उम्मीद है। जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड यहाँ पे भी बढ़ी है, हालांकि रूरल से बहुत सपोर्ट नहीं मिला है, पर अर्बन से डिमांड काफ़ी अच्छी रही है। और ट्रैक्टर बिक्री में एस्कॉर्ट से उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकेंगी और M&M ट्रैक्टर से 42,000 के आसपास बिक्री की उम्मीद है। तो ऑल एंड ऑल सभी सेगमेंट्स में इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और खास तौर से टू व्हीलर सेगमेंट में एक मच अवेटेड जंप आएगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। चलिए, इंतज़ार रहेगा यहाँ पर ऑटो बिक्री के आंकड़ों का। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, जहाँ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जनवरी से ग्राहक एक पॉलिसी में ही लाइफ, हेल्थ, प्राइवेट और प्रॉपर्टी और एक्सीडेंटल कवर अब ले पाएंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर 1 जनवरी से बीमा विस्तार लॉन्च करने वाली है। इस पॉलिसी के तहत क्या कुछ कवर होगा और कैसे कवर होगा, तमाम डिटेल सहयोगी अनुराग शाह दे रहे हैं। देश के अंदर इंश्योरेंस की बढ़ाने और इंश्योरेंस फॉर ऑल के मकसद से लाया जाने वाला प्रोडक्ट बीमा विस्तार जनवरी 2024 से लॉन्च होने जा रहा है। बीमा विस्तार एक पॉलिसी होगी, एक प्रोडक्ट होगा जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज होगा। लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज 2 लाख रुपए का, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज 2 लाख रुपए का, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कवरेज 1 लाख रुपए का और हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है वो हॉस्पी कैश के रूप में जाना जाएगा, जहां पर 500 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे हॉस्पिटल में एडमिट होने पर। जिस तरह से ये प्रोडक्ट लाया जा रहा है तो इसका जो प्रीमियम है वो 800 से 1200 रुपए की रेंज में होगा। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रोडक्ट है या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा प्रोडक्ट है, वहां पर जीएसटी नहीं लगता इंश्योरेंस प्रीमियम पे, तो इस बीमा विस्तार प्रोडक्ट पे भी जो जीएसटी से छूट मिल सकती है। और बीमा विस्तार प्रोडक्ट को जो बेचा जाएगा वो सभी इंश्योरेंस कंपनियों के बेचा जाएगा और जो सभी इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट होंगे, बीमा वाहक, वो इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। और इस प्रोडक्ट के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसमें सभी इंश्योरेंस कंपनियों की भागीदारी होगी और जो क्लेम प्रीमियम कलेक्शन और क्लेम सेटलमेंट जो दिया जाएगा वो कंपनियों के मार्केट शेयर के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिम्मेदारी होगी, जो मैनेजमेंट होगा, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा होगा। हॉस्पिटल इंश्योरेंस, जिसे हॉस्पी कैश का नाम दिया जा रहा है, वो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मैनेज करेगी और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवरेज जो है वो देखेगी। तो काफी बड़ा गेम चेंजर प्रयास है इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का, जिसमें मकसद है इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने का, जिसमें तमाम इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की भागीदारी होगी। बीमा विस्तार स्टैंड अलोन प्रोडक्ट जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाएगा। चलिए, इसी खबर के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें आपके काम की और भी हैं, बने रहें। मैं हूं, आऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स रोज ET Now स्वदेश पर। अरे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पूरा कवर नहीं करता। सिरिंज, कॉटन पट्टी, इन सब का पेमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। सर्किट ये तो ऐसा हुआ कि शर्ट खरीदा, बटन का पैसा अलग, जूता खरीदा, लेस का पैसा अलग, गाड़ी खरीदा, स्टीयरिंग व्हील का पैसा अलग। हेलो, हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा ही होता है। काश इसे किसी ने बताया होता कि हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया बदल गई है। इंट्रोड्यूसिंग Acko हेल्थ इंश्योरेंस, जो देता है 100% बिल पेमेंट, नो डिडक्शंस। हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू।
सरकार ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी यहां पर कर दिया है। और इसी खबर पर तमाम डिटेल सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से हम लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो पर भी जीएसटी का नोटिफिकेशन आ गया है। प्रकाश, जानकारी दें पूरी इसको लेकर। मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर जीएसटी का जो नया स्ट्रक्चर है उसको लागू करने से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी की नई दरें जो हैं वो लागू होंगी। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल ने पहले ही ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर यूनिफॉर्म 28% जीएसटी यानी कि फुल फेस वैल्यू के आधार पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। लेकिन इसको लागू करने से पहले जो मौजूदा जीएसटी एक्ट है उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत थी। लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही आईजीएसटी और सीजीएसटी एक्ट में जरूरी संशोधन कर दिया है और इस पर पार्लियामेंट की भी मंजूरी ले ली है। हालांकि राज्यों को भी एसजीएसटी एक्ट में बदलाव करना है नए प्रावधानों को लागू करने के लिए, और कई राज्यों ने विधानसभाओं की मंजूरी ले ली है और कुछ जल्द ही इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। इस बदलाव के मुताबिक यानी कि जो संशोधन किया गया है उसके मुताबिक जीएसटी एक्ट के तहत सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो है कैसीनो के केस में उसको जीएसटी एक्ट के तहत शामिल किया जा रहा है, ताकि जो नए बदलाव किए गए हैं जीएसटी एक्ट में और जीएसटी काउंसिल के फैसले के कॉन्टेक्स्ट में उसको सही तरीके से लागू किया जा सके। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर फुल फेस वैल्यू के आधार पर 28% जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा और साथ ही साथ ये एक्शनेबल क्लेम के दायरे में भी आएगा। और जो नई हैं वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो रही है। इसके बाद अगले 6 महीने में सरकार जो है इसकी समीक्षा करेगी और फिर आगे का फैसला लेगी। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। रेरा एक्ट लागू होने के बाद ग्राहकों की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एक मामले में बिल्डर की शिकायत पर महारेरा ने फ्लैट खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एग्रीमेंट कैंसिल करने का आदेश दिया है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, हमारे सहयोगी अनुराग शाह समझा रहे हैं। महाराष्ट्र रेरा की तरफ से हाल के दिनों में 3 ऐसे फैसले दिए गए जिसमें घर खरीदार जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर दिए गए हैं, जहां पर घर खरीदार जिन्होंने फ्लैट की बुकिंग की थी, आंशिक भुगतान किया था और रजिस्ट्रेशन कराया था अपने फ्लैट का, लेकिन जो तय अवधि के अंदर पूरा पेमेंट नहीं किया, तो फिर जो डेवलपर था उसने रेरा को गुहार लगाई और सेक्शन 19 के अंतर्गत, रेरा एक्ट के सेक्शन 19 के अंतर्गत एक प्रावधान है कि घर खरीदने का जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो तय शर्तें हैं, जो टाइमलाइन है जो बताई गई, अगर उस पर घर खरीदार के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये अपनी तरह के पहले मामले हैं जहां पर महाराष्ट्र रेरा की तरफ से फैसला सुनाया गया है। अभी तक ये देखने में आता था कि रेरा के जो फैसले होते थे उसमें बिल्डर के खिलाफ शिकायत होती थी, जहां पर बिल्डर टाइम से पोजीशन नहीं देता था या प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता था। वहां पर रेरा के द्वारा फैसले सुनाए जाते थे जहां पर पेनल्टी के साथ बिल्डर को पेमेंट करना होता था। लेकिन जो महाराष्ट्र रेरा का फैसला है जहां पर घर खरीदार जिसने तय सीमा के अंदर, तय टाइमलाइन के अंदर पैसा नहीं चुकाया है, उसे अगर घर का पोजीशन चाहिए तो ब्याज समेत पैसा चुकाना होगा, वरना 30 दिन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन डीड साइन की गई थी फ्लैट की बुकिंग करते समय उसे कैंसिल करना होगा, जिसके बाद जो है वो डेवलपर जो बुक हुआ फ्लैट है उसे किसी और को बेच सकता है। तो ये अपने आप में नया मामला है और पुणे के अंदर ऐसे 3 मामलों पर महाराष्ट्र रेरा ने सुनवाई की है जहां पर घर खरीदार को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कहा गया है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जो बिल्डर है उसे उस फ्लैट को, उस बुक हुए फ्लैट को किसी और नई खरीदार को बेच पाएगा। चलिए, तो यहाँ पर महारेरा की एक और सख्ती का नमूना। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसे अहम रह सकता है, क्या क्या ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, सहयोगी वामाक्षी पेश कर रही हैं पूरी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम एक डोमेस्टिक इवेंट के साथ। इंडिया का रेट डिसीजन है आरबीआई की तरफ से, ये आएगा और डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बनेगा अक्टूबर 6 को, जो हमें ज़रूर ट्रैक करना होगा। इसके अलावा S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आएगा इंडिया के लिए अक्टूबर 3 को। US, UK और यूरोजोन के लिए भी ये डेटा
एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते। अक्टूबर 1 को हमारी नज़र होगी ऑटो सेल्स के नंबर्स पर। काफ़ी सारे कंपनीज अपने बिक्री के आंकड़े पेश करेंगे और इसी के चलते अगर हम देखेंगे अक्टूबर 3 को सारे ही ऑटो शेयर्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सियाराम सिल्क मिल्स फोकस में रहेगा। कंपनी का जो बाय टेंडर ऑफर है वो बंद होने वाला है। स्पंदना स्फूर्ति भी फंड रेजिंग को लेकर फोकस में रहेगा। बजाज फाइनेंस खास करके अक्टूबर 5 को उनकी फंड रेजिंग पर बैठक होने जा रही है और ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। प्राइमरी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड की लिस्टिंग होने जा रही है अक्टूबर 3 को, तो इस पर भी हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा उसी दिन पर वेलिएंट लैबोरेटरीज लिमिटेड का जो IPO है वो बंद हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। अक्टूबर 4 को JSW इंफ्रा पर फोकस करेगा, इसकी लिस्टिंग होने जा रही है और प्लाजा वायर्स का जो IPO है वो बंद होने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए अक्टूबर 5 को। इसके अलावा कुछ दूसरे इवेंट्स है, ECB की मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस है, ये होने वाली है अक्टूबर 4 को। और आखिर में सारे ही जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी खबर है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने वाला है अक्टूबर 5 से। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के सपने को पूरा करने में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। एशियन गेम्स की बात करते हैं। एशियन गेम्स के 7वें दिन रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने भारत को टेनिस मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड दिलाकर नया इतिहास रच दिया है। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह और दिव्या थड़ीगोल की जोड़ी सिल्वर मेडल पाने में कामयाब रही है। इसके अलावा पुरुष 1500 मीटर रेस के फाइनल में अजय कुमार और जिनसन जॉनसन ने भी अपनी जगह बना ली है। महिला बॉक्सर प्रीति पंवार और लवलीना बोरगोहेन ने अपनी अपनी कैटेगरीज में क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर मेडल पक्का करने के साथ साथ पेरिस ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया है। हालांकि स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू आज मेडल लेने से चूक गई हैं। एशियन गेम्स में भारत 35 मेडल्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। और भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। भोपाल में एयर शो का आयोजन हुआ। वायुसेना के हेलीकॉप्टर, चिनूक फाइटर जेट, तेजस, सुखोई, सूर्य किरण समेत 65 विमानों ने आसमान में शौर्य दिखाया। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए VIP रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ रही। घरों और होटल्स की छतों से लोगों ने शो देखा।
चलिए इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।